हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 6 की एसएसटी का जो है सेकंड यूनिट देखेंगे, जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी। और ये इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। इस यूनिट का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इस यूनिट की मैक्सिमम रीडिंग जो है वो करवा दी है। सो मैं उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी जिन्होंने इस चैप्टर की पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो वो पहले जाके उस पार्ट फर्स्ट को देखें, तभी आपको जाके ये चैप्टर जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, अगर आप आधे से देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी चैप्टर की। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप जो है वो पहले वो वीडियो देख लें। तो हमने देखो इस चैप्टर का पहली वीडियो में कितना कुछ कवर कर लिया हमने, जैसे व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री क्या है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड की लाइफ कैसी थी, स्टोन टूल्स कौन कौन से थे, स्टोन एज किसको बोला गया है, ठीक है, किसको बोला जाता था, फेजेस क्या थे स्टोन एज के। फिर उसके बाद हमने इसके तीन जो थे वो फेजेस हमने इसके पढ़ने हैं, जिसमें हमने पहला फेज जो था पैलियोलिथिक एज वो पढ़ा है। उसके बाद मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज आ जाता है। ठीक है, लेकिन पैलियोलिथिक एज के भी आगे कुछ क्या है, पार्ट्स हैं। जैसे कि हिस्टोरियंस ने पैलियोलिथिक एज को भी 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें लोअर पैलियोलिथिक है, मिडल पैलियोलिथिक है एंड अपर पैलियोलिथिक है। तो हमने सिर्फ अभी लोअर पैलियोलिथिक के बारे में ही पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे अर्ली ह्यूमन जो थे, इन्होंने सबसे पहले स्टोन्स के टूल्स जो थे वो बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, उन टूल्स का यूज़ वो ट्रीज़ की चॉपिंग और एनिमल्स की हंटिंग के लिए करते थे। इस फेज़ को आइस एज भी बोला गया है। तो ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो आज हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जो है वो मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में देखेंगे। तो अब क्या है मिडल पैलियोलिथिक एज? तो मिडल पैलियोलिथिक एज में जो अर्ली ह्यूमंस थे ना, वो क्या कर रहे थे, मेन टूल्स कौन कौन से यूज़ करते थे, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। स्क्रैपर्स एक तरह के शार्पेंड एज वाले टूल्स थे, जिनका यूज़ किया जाता था वुड को या फिर हाइड को क्या करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, यानी कि खरोचने के लिए। कुछ होम इम्प्लीमेंट्स भी देखे गए, यानी कि कुछ घरों में भी देखे गए टूल्स, जैसे कि नीडल्स होगी, जिनको आप सुई बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो टूल्स थे वो घरों पे भी देखे गए। फिर उसके बाद जो है उन नीडल्स का यूज़ क्या होता था कि वो क्या करती थी, फर्स, यानी कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो फर्स का यूज़ करते थे। फर्स और एनिमल स्किन्स को क्या करते थे, उन नीडल्स के थ्रू जोड़ते थे, और उन नीडल्स के थ्रू जोड़ने के बाद वो उनके कपड़े बनाकर अपनी बॉडी पे पहनते थे। ठीक है, यानी कि उनको सिलने के बाद वो अपनी बॉडी में उनको पहनते थे। इस टाइम पीरियड के दौरान पे उन्होंने जो था अपना टेस्ट डेवलप करना शुरू कर दिया रॉक आर्ट एंड केव पेंटिंग्स के रिगार्डिंग। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला, टेस्ट बोला। टेस्ट अब वो खाना, वो उन्होंने रॉक आर्ट और केव पेंटिंग्स को खाना नहीं था, यहाँ पे टेस्ट बोला है इंटरेस्ट, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान पे उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो था वो डेवलप किया रॉक आर्ट और केव पेंटिंग्स के रिगार्डिंग। और क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के दौरान पे ही, या आप कह सकते हो इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। पहले वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और वो अलग अलग होते थे, लेकिन इस मिडिल पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ में उन्होंने अपने ग्रुप के जब भी कोई मेंबर्स मर जाता था, तो उस मेंबर को वो क्या करते थे, बरिंग करते, बरिंग यानी कि उसको दफनाना भी शुरू कर दिया। वो ये सब कब हुआ, इस टाइम पीरियड के दौरान, मिडल पैलियोलिथिक एज के दौरान। अब हमारे पास आता है अपर पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक एज क्या है, इस टाइम पीरियड के दौरान पे जो वार्मर क्लाइमेट जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज वाला हो गया एज़ कम्पेयर टू आइस एज के अकॉर्डिंग। क्योंकि आइस एज में जो था वो बर्फीला था, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जो थी वो होती थी। लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज, या फिर आप बोल सकते हो लेट पैलियोलिथिक एज में क्या था, क्लाइमेट वार्मर हो गया। इस टाइम पीरियड के दौरान पे जो कॉमन टूल्स यूज़ किए जाते थे उसमें क्या क्या था, ब्लेड्स, ब्यूरीन्स, एडवांस डार्ट्स एंड फिशिंग हुक्स। ठीक है, फिशिंग हुक्स क्या होगी, मतलब मछली पकड़ने के लिए जो वो कांटा वगैरह बनाया जाता था, उन वो टूल्स यूज़ करते थे। डार्ट्स क्या होते हैं, तो डार्ट्स एक तरह के मिज़ाइल, छोटे छोटे मिज़ाइल्स होती थी, जिनको मतलब फेंका जाता था, या आग जलाने के लिए, या फिर कोई मतलब कहीं पे विस्फोट वगैरह करने के लिए। विस्फोट इन द सेंस जहाँ से कुछ इनको लेना होता था, वहाँ पे ये क्या करते थे, उन मिज़ाइल्स को फेंक देते थे। ब्यूरीन्स क्या है, तो ब्यूरीन्स भी ये एक तरह का स्टील टूल्स होता था, जिनका यूज़ किया जाता था मेटल या वुड को इनग्रेव करने के लिए, उनके अंदर मतलब उनको टूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ब्यूरीन्स भी एक तरह के टूल्स थे, जो कि मेटल और वुड को इनग्रेव यानी कि उनको शेप बदल के उनको टूल्स में कन्वर्ट किया जाता था।
क्या हुआ, इंडिया के अंदर यानी कि भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है एंड छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, यहाँ पे बहुत ही जो साइट्स थी, अपर पैलोलिथिक साइट जो थी वो देखी गई। अब हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई? तो लोअर पैलोलिथिक साइट जो कि गिशार बेनोट याकोवा, ये इजराइल के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइंड आउट किया वुड्स और सीड्स, चैरेड वुड्स एंड सीड्स। चैरेड का मतलब होता है बर्न्ट और ब्लैकेंड, यानी कि जले हुए और काले से। ठीक है, इन्होंने वुड्स और सीड्स देखे, और वो वुड्स एंड सीड्स जो थे वो क्या थे, किसके द्वारा देखे गए थे? गिशार बेनोट याकूबी के द्वारा, जो कि इजराइल के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना कि वो जो कि एक्सकेवेशन के थ्रू हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो था, किन्होंने, ये गीशर ने, इन्होंने क्या किया, इस साइट को कंसीडर किया। सबसे पहले तो क्या आ जाता है, ये देखो, दीज आर्टिफैक्ट्स, ये जो आर्टिफैक्ट्स थे ना, ये जो मटेरियल मिला, कौन सा, वुड्स और सीड्स, बर्न्ट वुड्स और बर्न्ट सीड्स जो थे, ये जब मिले, ये जो वुड्स और सीड्स थे ना, इनका टाइम पीरियड क्या बताया गया है, 79,000 ईयर्स, यानी कि ये इतने पुराने हैं, 79,000 ईयर्स पुराने ये थे आर्टिफैक्ट्स, जो कि किसके द्वारा फाइंड आउट किए गए, गीजर के द्वारा, जो कि इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट थे। दिस साइट इज कंसीडर्ड, इसलिए इस साइट को क्या कंसीडर कर दिया गया, इस साइट को माना गया कि ये साइट जो है वो क्या करती है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो था यूज़ देखा गया किसका, फायर का। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन ने जो डिस्कवरी की फायर को लेके और जो उसकी मास्टरी थी उसके यूज़ के ऊपर, वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो था वो मैनकाइंड की हिस्ट्री में एक रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद क्या है आगे, देन उसके बाद ये चीज़ भी एक्सेप्ट की गई कि अर्ली ह्यूमन जो थे ना, उन्होंने ये देखा कि कैसे नेचुरल फायर्स जो हैं वो कॉज्ड होती हैं, यानी कि नेचुरल जो कुदरती आग लगती थी, जैसे लाइटनिंग के स्ट्राइक होने की वजह से, और जंगलातों में जब जो आग लग जाती थी, ये सब चीज़ें जो थी वो अर्ली ह्यूमन्स ने देखी हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। और साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि कैसे एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से अर्ली ह्यूमन्स ने जो था वो आग का आविष्कार कर दिया था। कैसे, मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, पत्थरों को रब कर रहे थे, और पत्थरों के रब करने, दो पत्थरों के रब करने से जो था वो अचानक से वहाँ से फायर जो थी वो प्रोड्यूस हुई। तो ये चीज़ जो थी अर्ली ह्यूमंस ने एक्सीडेंटली सीखी। और जो डिस्कवरी थी ना कंट्रोल यूज़ ऑफ फायर की, दैट मीन्स कि फायर का पूरी तरह से कंट्रोल यूज़ करना, कंट्रोल करके उसको यूज़ करना, उस चीज़ से अर्ली ह्यूमंस ने कुकिंग भी सीख ली, और साथ ही साथ में अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उन्होंने उस आग से क्या सीखा कि वो आइस एज के टाइम पीरियड के दौरान वो अपने आप को उस वेदर से कैसे जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं या करते थे। ठीक है, ये था आपका कौन सा, फायर की डिस्कवरी के बारे में बताया है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो अर्ली ह्यूमन बताया हुआ है कि कैसे ये, इसने हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं और इन पत्थरों को उसने अचानक से रब किया, और साथ ही साथ में किसका आविष्कार कर दिया, अचानक से किसका आविष्कार कर दिया, फायर का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, मीजोलिथिक एज। अब मीजोलिथिक एज क्या है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, या ये जो एज थी, या आप बोल सकते हो ये जो पीरियड था, ये कब शुरू होता है, 10,000 BC से लेके कहाँ तक है ये टाइम पीरियड, 8000 BC तक। और इस पीरियड को, यानी कि 10,000 से लेके 8000 BC तक का जो टाइम पीरियड था, उसको मीजोलिथिक या फिर मिडल स्टोन एज बोला गया है। इस टाइम पीरियड के दौरान पे जो क्लाइमेट था ना, वो बहुत ही वार्म था और ड्राई था, और ह्यूमन जो थे अभी तक यहाँ पे सेटल नहीं हुए थे। यहाँ पे सेटल्ड होना का मतलब कि अभी तक ह्यूमंस ने अपनी परमानेंट लोकेशन जो थी वो सेटअप नहीं की थी। अभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे, माइग्रेट करते रहते थे। अभी भी वो जो थे वो नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे एज हंटर गैदरर्स जो थे, यानी कि मीजोलिथिक एज के टाइम पीरियड के दौरान पे भी वो नोमैडिक ग्रुप्स की तरह क्या कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, अभी भी वो हंटिंग करते थे और फूड की गैदरिंग करते थे, सो दैट कि वो अपना सर्वाइवल कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि जो क्रूड टूल्स थे, क्रूड यानी कि अभी तक जो पूरी तरह से जो टूल्स बने नहीं थे वो उनका यूज़ करते थे, जो कि मतलब पैलोलिथिक एज के टाइम पे यूज़ किए जा रहे थे, वो अब उनका यूज़ जो है वो इस पीरियड में नहीं हो रहा था। ठीक है, क्रूड टूल्स बोला गया है कि पैलोलिथिक एज के टाइम पीरियड पे वो कच्चे औजार, क्रूड का मतलब ही कच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे कच्चा इन द सेंस कि वो हथियार जो पूरी तरह से नहीं बने हुए थे, जिनका यूज़ पैलोलिथिक एज में होता था, अब उनका यूज़ जो था वो इस एज में नहीं हो रहा था। ह्यूमन जो थे वो माइक्रोलिथ्स जो थे वो बना रहे थे, जिसमें छोटे, शार्प तेज
पॉइंटेड स्टोन के टूल्स जो थे वो आते थे। माइक्रोलिथ्स ये भी एक तरह के टूल्स थे जिसमें मतलब कि नोकीले छोटे छोटे और पत्थरों के स्टोन्स बने हुए थे। ये जो स्टोन्स थे ना, इनको यूज़ किया जाता था स्पीयर्स में, ठीक है। स्पीयर्स यानी कि वो होता ना आपकी धनुष के अंदर जो बाण सी होती है, ठीक है, उसमें इनको यूज़ किया जाता था सो एज कि वो क्या करें, अगर किसी जानवर को मारे तो वो तीर जो है वो तेज़ी से जाके लगे, ठीक है। ये था आपके कौन सी एज, मीजोलिथिक एज। फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ इस मीजोलिथिक एज में देखेगी कि लार्ज नंबर ऑफ मीजोलिथिक साइट जो थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्कवर की गई। और वो साइट जो थी वो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, जैसे तिलवाड़ा और आदमगढ़, ये मीजोलिथिक साइट है जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई है या फॉल करती है। उसके बाद बैगोर जो कि राजस्थान में है, एंड उसके बाद है लंघननाथ जो कि गुजरात में है। एंड उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये जो है ना लंघननाथ, ये गुजरात में ये साइट जो है वो पाई गई है। मीजोलिथिक साइट जो है वो रिवर बैंक्स के आसपास भी देखी गई हैं, जैसे इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये रिवर बैंक्स हैं, यानी कि ये जो इलाहाबाद और प्रतापगढ़ है ना, ये रिवर के आसपास में ये जो एरिया ना, यहाँ पे भी मीजोलिथिक साइट देखी गई हैं, जैसे कि गंगा वैली के पास, उसके बाद बीरबानपुर के आसपास, वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर के आसपास जो है वो मीजोलिथिक साइट जो है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नियोलिथिक एज। अब यहाँ पे देखो मीजोलिथिक एज के अंदर जो टूल्स यूज़ किए जा रहे थे, ये सब कुछ तरह के टूल जो थे अर्ली ह्यूमंस के द्वारा मीजोलिथिक एज में यूज़ किए जा रहे थे। अब हमारे पास कौन सी साइट आती है, कौन सी एज आती है, न्यूलिथिक एज। तो मीजोलिथिक एज जैसे ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है वो न्यूलिथिक एज आ गई, या फिर जिसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब इस जो है इस स्टोन एज में क्या हुआ, या आप बोल सकते हो ये जो पीरियड था ये कहाँ से कहाँ तक रहा, यानी कि 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था उसको क्या बोला गया, नियोलिथिक एज। और ये जो पीरियड था ये एक्सटेंड भी हुआ, आगे भी कंटिन्यू हुआ 1000 बीसी इन सम एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर 1000 बीसी तक ये जो था ये आगे बढ़ा। न्यूलिथिक एज जो है वो कुछ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो है वो न्यूलिथिक एज में देखेगी अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, जिनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर बहुत सारे बदलाव जो थे ना वो लोगों के अंदर देखे गए। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ये देखो आपको ये अर्ली ह्यूमंस दिख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्रॉपिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वो पहले वाली एजिस में नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो क्या करते थे अभी भी उन एजिस में वो हंटर गैदरर्स की तरह ही थे, यानी कि वो क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना खाना जो थे वो इकट्ठा करके रखते थे सो दैट कि वो अपना सर्वाइवल कर सके। तो इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों बोला गया इस एज को, क्योंकि इस एज के अंदर बहुत सारे बदलाव जो थे अर्ली ह्यूमंस के अंदर देखे गए। उन्होंने जो थी वो अपनी नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जो थी वो छोड़ दी थी, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे अब मूव नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स कर ली थी, यानी कि अब वो एक ही जगह पे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना खाना जो था वो ग्रो करना शुरू कर दिया। और इतिहासकारों के द्वारा ये भी देखे गए, ये एविडेंसेस भी मिले कि अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ना उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। और आप न्यूलिथिक एज के बारे में जो है और ज़्यादा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये देखो कुछ न्यूलिथिक एज के टूल्स जो कि न्यूलिथिक एज के टाइम पे यूज़ किए जाते थे, औजार वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, आर्ट ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। आर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कला, ऐसी इमेजिनेशन जो कि ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, ठीक है, ह्यूमन क्रिएटिविटी बोल सकते हो आप, उसको हम आर्ट बोलते हैं। और हिंदी में अगर आप आर्ट का मतलब समझना चाहो तो कला। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, यहाँ ऊपर दी हुई है मोर टू नो। मोर टू नो यानी कि और जानो, ज़्यादा जानो, ठीक है। फ्लिंट वॉज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स बट अदर स्टोन सच एज चैरेट एंड ऑब्सिडियन वर आल्सो यूज्ड। ये क्या है, एक तरह की रॉक्स होती थी, ये हार्ड ग्रे रॉक्स मतलब हार्ड रॉक्स होती थी, चट्टानें होती थी, जिनके अंदर सिलिका जो था वो मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता था। और इन फ्लिंट्स का यूज़ जो था ना वो क्यों किया जाता था, ताकि टूल्स बनाए जा सकें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आर्ट कैसा था प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान, तो जैसे कि हमने प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि वो जो थे वो नेचुरल केव्स और शेल्टर्स को यूज़ करते थे, रॉक शेल्टर्स को यूज़ करते थे अपने रहने के लिए।
बहुत सारी रॉक्स, और उनमें से बहुत सारी रॉक्स और बहुत सारी केव्स जो थी ना वो पेंटेड थी और डेकोरेटेड थी। ये किसके द्वारा देखा गया था? तो ये हिस्टोरियंस के द्वारा देखा गया कि बहुत सारी गुफाएं और बहुत सारी शेल्टर्स जो थे ना जहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग जो थी वो की होती थी, और बहुत सारी डेकोरेशन जो थी वो की होती थी, जो कि ये बताते हैं कि लोग जो थे उस समय पे प्री हिस्टोरिक लाइफ में ऐसे अपने घर जो थे वो बनाते थे। ये जो पेंटिंग्स थी ना ये क्या डिपिक्ट करती थी? डिपिक्ट करने का मतलब क्या रिप्रेजेंट करती थी? किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ड्राइंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, या फिर और किसी अदर फॉर्म के थ्रू। तो ये जो पेंटिंग्स थी ये क्या डिपिक्ट कर रही थी? हंटिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, यानी कि उस समय के हंटिंग कैसी थी, उस समय के रीति रिवाज कैसे थे, और फंक्शंस जो थे वो कैसे होते थे, इन चीज़ों के बारे में बताते थे। हिस्टोरियंस ने इन पेंटिंग्स को जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इन पिक्चर्स का यूज़ करते थे, यानी कि जब वो स्टोन एज में रहते थे तब वो इन पिक्चर्स को क्या करते थे, उन्होंने बनाया हुआ था। इनमें से मैक्सिमम पेंटिंग जो थी वो 900 साल पुरानी थी। एंड हिस्टोरियंस का ये मानना था कि वो क्या करते थे, डेकोरेशन करते थे, पेंटिंग्स करते थे, और उनका डेकोरेशन और पेंटिंग करने का मेन मोटिव क्या था, यानी कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे अपनी गुफाओं में या अपने रॉक शेल्टर्स के इर्द गिर्द। ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी ना ये कहाँ पे पाई गई हैं? फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, और कंट्रीज़ के और कुछ पार्ट्स के अंदर। तो इंडिया के अंदर 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग साइट्स जो हैं वो डिस्कवर की गई थी आज से कुछ टाइम पहले। रॉक शेल्टर्स जो हैं जैसे कि भीमबेडका, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे एक रॉक शेल्टर देखने को मिली। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इन पेंटिंग्स को, रॉक पेंटिंग्स को, ड्राइंग्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है भीमबेडका, ठीक है, एक जगह का नाम है। ये जो पेंटिंग्स हैं ना ये डिपिक्ट करती हैं चेजिंग एंड हंटिंग एनिमल्स, यानी कि कुछ अर्ली ह्यूमन जो हैं वो जानवरों के पीछे चेज करें, उनके पीछे भाग रहे हैं, और उनको हंट करने के लिए, ठीक है, उनका शिकार करने के लिए वो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें और ज़्यादा प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताती हैं। कुछ पेंटिंग जो हैं वो ये डिपिक्ट करती हैं कि यंग और ओल्ड पीपल जो थे वो क्या कर रहे हैं, रिचुअल डांसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि रीति रिवाजों के अनुसार डांस वगैरह जो है वो कर रहे हैं। ऑर्चे और रेड, ऑर्चे यानी कि ये इसका जो ऑर्चे कलर है, ठीक है, इसका कलर जो है ये अर्थली पिगमेंट, यानी कि जैसा आपकी मिट्टी ज़मीन का कलर है ना वैसे इसका कलर है। और रेड कलर जो है आप कह सकते हो रेड कलर, या फिर अर्थली पिगमेंटेड कलर, या फिर वाइट कलर जो है ये मैक्सिमम जो है वो लोग उस समय पे यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो केस स्टडी है। केस स्टडी यानी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कोई जगह जो थी वहाँ पे एक्सकेवेशन करके जो है वो फाइंड आउट किया गया कुछ। ये है हंसी वैली। हंसी वैली एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि डेक्कन में लोकेटेड है, और डेक्कन के यानी कि इन कर्नाटका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में डेक्कन वाली साइट जो है ये लोकेट है। इस आप बोल सकते हो साइट के अंदर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टोन टूल जो है यानी कि देखने को मिले, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये कंक्लूड किया गया कि जहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोन टूल्स देखे गए हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते होंगे, रहते होंगे उस समय पे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के दौरान। और ये एक रीसेंट एक्सकेवेशन थी, ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली खुदाई की गई थी, कहाँ पे, हंसी पे। और यहाँ पे फोकस हंसी है फोकस्ड ऑन इसमपुर क्वेरी, ठीक है। 2000 साल पहले ये पुरानी साइट है जहाँ पे जो है 15,000 से भी ज़्यादा स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं। इस डिस्कवरी के साथ बहुत सारे स्टोन टूल्स देखने को मिले, किसको, आर्कियोलॉजिस्ट को। और उन्होंने ये बताया कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे स्टोन टूल्स पाए गए हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे यानी कि हंसी जो थी वो एक फैक्ट्री साइट थी। फैक्ट्री साइट इन द सेंस कि जहाँ पे लार्ज नंबर पे स्टोन टूल्स जो थे वो मैन्युफैक्चर्ड किए जाते थे, बनाए जाते थे, ठीक है। बाकी का आप इसका रिमेनिंग पोर्शन आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि उन स्टोन्स का यूज़ किस लिए किया जाता था, वो स्टोन टूल्स किस किस के लिए यूज़ किए जाते थे, मेंस क्या करते थे, ठीक है, यही इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लेना। ये है आपका समरी, यानी कि इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन पार्ट, ये आप पढ़ लेना। ये आपका होम टास्क है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ब्लैंक्स जो हैं वो खुद करनी है। उसके बाद आप देखेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर, फिर उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, देन उसके बाद जो है आपका आ जाता है ट्रू फॉल्स। ये जो पार्ट्स हैं ना ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब मैं आपका लेक्चर लूँगी तो तब मैं आपको बता दूँगी। तो नेक्स्ट जो है क्लास, या बोलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी का ये जो मैंने आपको होम टास्क दिया है आप इसको ज़रूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा होगा या किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या वो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।